हाँ जी। सर आई होप आप लोगों ने अपने एग्ज़ाम फॉर्म्स नवंबर 2020 के लिए फिलअप कर लिए होंगे। और ये जो मैं वीडियो लाया हूँ ये आपके मई 2021 ऑनवर्ड्स एग्ज़ाम्स जिन स्टूडेंट्स के हैं ये उनके लिए लाया हूँ कि आपको अपना इलेक्टिव कैसे चूज़ करना है। बहुत बच्चे लास्ट तक वेट करते हैं कि जब यार एग्ज़ाम फॉर्म भरना होगा ना तब देख लेंगे कि क्या इलेक्टिव चूज़ करें। मैं आपको एडवाइस कर रहा हूँ कि अभी कर लो। अभी कर लोगे बहुत ईजीली इलेक्टिव पूरा हो जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा कब हो गया। और अगर आप लास्ट तक वेट करते हो तो लास्ट में एकदम से अफरा तफरी सी मच जाएगी कि यार अब क्या करें क्या करें क्या करें। ठीक है, लास्ट में फिर आप एक बहुत ही रैश डिसीजन ले लोगे और फिर कहीं बाद में उसको रिग्रेट ना करो। इसीलिए मैं आज एक वीडियो लाया हूँ। मैं आपको पूरा एक एक सब्जेक्ट का पूरा एनालिसिस बने, एक मैट्रिक्स बना रखा आपको दिख रहा होगा, इसका पूरा एनालिसिस करूँगा इन फैक्टर्स के बेसिस पर। मैं अपना ओपिनियन एडवांस में बता देता हूँ कि मेरे हिसाब से आपको कौन सा इलेक्टिव चूज़ करना चाहिए। GFRS मैंने GFRS किया था बिना पढ़े, सिर्फ जो ICI के केस स्टडीज़ और सब मटेरियल है वो प्रिंट आउट करके मैं लेके गया था लास्ट में पेपर वाले दिन, और सीधा मतलब एग्जामिशन लेकर आया था। ठीक है, हालांकि आप ऐसा मत करना कि लास्ट में ही पढ़ो, वैसा नहीं करना है। मैं वो चीज़ एडवाइस नहीं कर रहा हूँ, मैं बस ये बता रहा हूँ कि GFRS इज़ वेरी ईजी इलेक्टिव। अगर आपने FR ठीक से किया है तो आप GFRS बहुत इजीली अटेम्प्ट कर सकते हो। बट फिर भी हम पूरे फैक्टर्स के बेस पर सभी इलेक्टिव्स को इवेल्युएट करेंगे और फिर उसके बाद हम लोग डिसाइड, आपको जैसे दिल करे, आपका जो मन हो आप वो डिसाइड कर लेना। ठीक है, चलिए जी शुरू करते हैं थोड़ा सा। फिर भी आपके 6 इलेक्टिव्स हैं। पहला है रिस्क मैनेजमेंट, दूसरा FSCM फाइनेंशियल सर्विसेज एंड कैपिटल मार्केट्स, तीसरा है इंटरनेशनल टैक्सेशन, चौथा है इकोनॉमिक लॉज, पांचवा है GFRS और छठा है आपका केस स्टडी, मल्टी डिसिप्लिनरी केस स्टडी। तो मैंने बेसिकली इन सब इलेक्टिव्स को 8 फैक्टर्स पे एनालाइज करा है, जिसमें से 7 फैक्टर्स तो आपको मैट्रिक्स में दिख रहे हैं, 8वां फैक्टर नीचे नोट में दिख रहा है। पहला फैक्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कि आप कौन से इलेक्टिव में आपका टाइम और एफर्ट ज़्यादा लगेगा। पहला सब्जेक्ट है आपका रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क मैनेजमेंट का आपके बाकी जो 7 सब्जेक्ट्स हैं उनसे कोई लेना देना नहीं है। ऑल टुगेदर नया सब्जेक्ट है, ऑल टुगेदर नया। तो इसीलिए इसमें आपका टाइम और आपका एफर्ट आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा, पूरी की पूरी वो बुक निकाल के पढ़नी पड़ेगी। हो सकता है कोचिंग भी लेनी पड़े। सेकंड फैक्टर मेरा वही है, क्योंकि आपका कोई एक्सपीरियंस नहीं है, आपने आर्टिकलशिप भी नहीं करी होगी इसके अंदर, इस रिस्क मैनेजमेंट के अंदर। ठीक है, ना ही आपका कोई और सब्जेक्ट है जो आपको कि यार मेन सब्जेक्ट है उसके साथ में ये कर लेता हूँ। तो रिस्क मैनेजमेंट ऑल टुगेदर एक नया सब्जेक्ट है, इसके लिए टाइम और एफर्ट हाई है एज कंपेयर टू GFRS या एज कंपेयर टू इंटरनेशनल टैक्सेशन। ठीक है, क्या कोचिंग की रिक्वायरमेंट है? हाँ भाई, बिल्कुल नया सब्जेक्ट है, आप खुद उठा के पढ़ लो, लेकिन बिल्कुल नया सब्जेक्ट है। अगर आप ये सोच रहे हो कि यार मैं ना लास्ट में इलेक्टिव कर लूँगा लास्ट के 2-2.5 महीने में, तो आपको तब आपसे सेल्फ नहीं होगा। हाँ, अगर आप अभी करना चाह रहे हो आप अभी बुक उठाओ, 1-2 चैप्टर करके देख लो। हाँ, अगर आपको ठीक लगे कि हाँ यार ये अच्छा है, मुझसे सेल्फ हो रहा है तो ठीक है, नहीं हो रहा तो फिर आप कोचिंग ले लो। बट इसमें फिर भी कोचिंग की रिक्वायरमेंट पड़ जाएगी। ठीक है, क्या कोई सिमिलैरिटी है किसी और पेपर से? नहीं है, बिल्कुल भी कोई सिमिलैरिटी नहीं है। ऑल टुगेदर एक नया सब्जेक्ट है, 8वां सब्जेक्ट। ठीक है, क्या आप अगर जैसे एग्जाम्पल लेता हूँ, अगर आप बोथ ग्रुप्स दे रहे हो तो आप 8 पेपर देने वाले हो और आपका पहला पेपर FR है, और अगर आपने इलेक्टिव GFRS चूज किया है तो आप 2 महीना FR रिवाइज कर रहे हो। पिछले 2 महीने जो पेपर के आपने FR पढ़ा है, और इसलिए GFRS आप आसानी से अटेम्प्ट कर सकते हो। या फिर अगर आपने इकोनॉमिक लॉज लिया, इकोनॉमिक लॉज के 3 चैप्टर ऐसे हैं जो कि आपके कॉर्पोरेट एंड अदर लॉज में भी हैं, पूरे पूरे नहीं बट कुछ पोर्शन है। तो अगर आप दोनों ग्रुप साथ में दे रहे हो तो आपके लिए इकोनॉमिक लॉज को भी रिवाइज करना आसान है। लेकिन आप ये सोचो कि आपने ग्रुप 1 एक बार दे दिया, अब आप सिर्फ ग्रुप 2 दे रहे हो। अब ग्रुप 1 आपने पिछले अटेम्प्ट में दिया था, आपका FR का टच बिल्कुल लूज हो चुका है ना, या फिर आपका लॉ का टच बिल्कुल लूज हो चुका है, आपने वो 6 महीने से पढ़ा ही नहीं है। तो फिर क्या आपके लिए इस टाइम पे सिर्फ आप सेकंड ग्रुप दे रहे हो तो क्या आपके लिए ये चीज़ रेलेवेंट है कि आप GFRS या फिर इकोनॉमिक लॉज वाला पेपर दो? मेरे हिसाब से नहीं। क्यों? क्योंकि आपको वो किताबें अपनी पुरानी दोबारा उठानी पड़ेंगी, आपको FR पूरा रिवाइज करना पड़ेगा सिर्फ GFRS को करने के लिए। अगर आप सेकंड ग्रुप अलग दे रहे हो, फर्स्ट ग्रुप अलग दे रहे हो, तो अगर आप बोथ ग्रुप दे रहे हो तो ये चीज़ें नहीं करनी पड़ेंगी, क्योंकि आपका FR भी रिवाइज हो रहा था, आपका लॉ भी रिवाइज हो रहा था। जहां तक बात रिस्क मैनेजमेंट की है, इसमें फ़र्क ही नहीं पड़ता।
ये सब्जेक्ट बिल्कुल ही अलग है, इसका कोई लेना देना ही नहीं है। तो इस सब्जेक्ट को आप अगर आप सिंगल ग्रुप अलग अलग ग्रुप करके दे रहे हो तो भी आप सेकंड ग्रुप में रिस्क मैनेजमेंट दे सकते हो एज एन इलेक्टिव। अगर आप बोथ ग्रुप्स दे रहे हो तो भी आप इसको दे सकते हो। ठीक है, ठीक है जी। पेपर कैसा आता है, देखो अगर आपने कोचिंग ली है तो आपको पेपर बहुत ही आसान लगेगा। और कोचिंग छोड़ो, अगर आपने सेल्फ भी सिस्टमैटिक वे में किया है ना, एक साथ में ना आप एक मैट्रिक्स तैयार कर लो, आपको बहुत इजीली टेलीग्राम पे मिल जाएगा। टीचर्स ने क्या करा होगा, क्वेश्चंस की ना एक लिस्ट सी बना रखी है, इस टॉपिक का ये क्वेश्चन इस पेज पे, इस टॉपिक का ये क्वेश्चन इस पेज पे। ऐसे करके अगर आपके पास वो लिस्ट है ना, या कॉन्सेप्ट की लिस्ट है कि भाई ये कॉन्सेप्ट इस पेज पे, तो पेपर इतना डिफिकल्ट नहीं होता, पेपर बहुत आसान है। इलेक्टिव रिस्क मैनेजमेंट में प्रॉब्लम ये है कि नया सब्जेक्ट है, अदरवाइज इसका पेपर आसान होता है। और इसमें एग्जाम्शन लाना भी बहुत ईजी है। एग्जाम्शन के जो चांसेस है ना, एग्जाम्शन की पॉसिबिलिटी वो बहुत हाई है, वेरी हाई। तो अगर मैं कहूँ तो इसकी प्रिपरेशन में हो सकता है आपको ज़्यादा टाइम या एफर्ट लग जाए या कोचिंग लेनी पड़ जाए, बट वो एफर्ट जो है वो आपको फ्रूट्स देगा बाद में, आपको एग्जाम्शन देगा। और एग्जाम्शन भी बड़ी एग्जाम्शन, 75-80 मार्क्स ला सकते हो आप इसके अंदर, ज़्यादा भी स्कोर कर सकते हो ईजिली, क्योंकि पेपर का लेवल इतना मुश्किल नहीं है। और इसके साथ एक फ़ायदा है, क्योंकि ये नया फील्ड एक डेवलप हो रही है चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के लिए। तो जो लोग इस पेपर को देना चाह रहे हैं, जो लोग ये सोचते हैं कि यार फ्यूचर में कुछ अलग करना, नहीं वो ट्रेडिशनल टैक्सेशन और ट्रेडिशनल अकाउंटिंग या ट्रेडिशनल ऑडिट का काम करना, वो लोग रिस्क मैनेजमेंट को ले सकते हैं, वो लोग रिस्क मैनेजमेंट का इलेक्टिव ले सकते हैं। एक नई फील्ड डेवलप हो रही है और मेरे हिसाब से ये फील्ड बहुत बहुत आगे जाने वाली है फॉर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। तो आप रिस्क मैनेजमेंट इन फैक्टर्स के बेसिस पर ले सकते हो। 2 फैक्टर जो आपके अगेंस्ट आ रहे हैं वो एक तो ये, 3 फैक्टर इनफैक्ट, कि टाइम एफर्ट थोड़ा ज़्यादा लगेगा, कोचिंग आपको लेनी पड़ जाएगी तो मनी की रिसोर्स भी लगेगी, और सिमिलैरिटी नहीं है किसी पेपर से। तो अगर प्रैक्टिकली मैं बोलूँ आपके पास टाइम नहीं है तो आप रिस्क मैनेजमेंट मत लो। लेकिन अगर मैं आइडियली बोलूँ कि भाई अगर आपके लिए क्या फैक्टर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर आपके लिए फैक्टर बाकी वाले पेपर की डिफिकल्टी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्शन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, या फिर आपके लिए ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि फ्यूचर में मुझे इससे बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है, तो आप इसके ऊपर काम करो। बहुत अच्छा, बहुत प्यारा, बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, इसके ऊपर काम करो। अच्छा, आखिरी मैंने वैसे बोल दिया कि आर्टिकलशिप बैकग्राउंड और फ्यूचर प्लान्स क्या है। आर्टिकलशिप बैकग्राउंड, रिस्क एश्योरेंस में आर्टिकलशिप होती है, लेकिन बहुत कम बच्चे करते हैं। तो अगर आपने आर्टिकलशिप रिस्क एश्योरेंस में की है तो आप ये सब्जेक्ट ले सकते हो। या फिर आपके फ्यूचर प्लान्स ऐसे हैं कि आपको रिस्क मैनेजमेंट में ही जाना है, आपको इंटरेस्टिंग लग रहा है ये सब्जेक्ट, आप पढ़ के देख लो 2-4 चैप्टर, आपको इंटरेस्टिंग लगेगा, तो आप इस सब्जेक्ट को चूज़ करके अपना फ्यूचर भी इसी फील्ड में बना सकते हो, जो ट्रेडिशनली चार्टर्ड अकाउंटेंट्स करते हैं उससे थोड़ा सा अलग काम कर सकते हो। ठीक है, पहला रिस्क मैनेजमेंट मैंने एनालाइज कर दिया। दूसरा, फाइनेंशियल सर्विसेज एंड कैपिटल मार्केट्स, इसमें टाइम एंड एफर्ट बहुत ज़्यादा लगेगा। हालांकि ये एसएफएम से सिमिलर है, बहुत सारे चैप्टर सिमिलर हैं, बट इसमें सेबी की गाइडलाइंस हैं, ठीक है, बड़ी बड़ी केस स्टडीज हैं जिनको समझना पड़ता है, ठीक है, कोचिंग की ज़रूरत पड़ेगी इसके अंदर क्योंकि सेबी की गाइडलाइंस हैं। बहुत सारे चैप्टर्स जो हैं आपके एसएफएम से मैच कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारे चैप्टर्स ऐसे भी हैं जो एसएफएम में नहीं है, बिल्कुल अलग हैं एसएफएम से, ठीक है। और सेबी की गाइडलाइंस ऑब्वियसली आपने नहीं पढ़ी, लॉ में 1 या 2 पढ़ी हैं, लेकिन उनके अलावा भी बहुत सारी हैं। तो आपको इसमें बहुत ज़्यादा एफर्ट देना पड़ेगा। ये मतलब वही है, 30-35-40 लेक्चर्स कम से कम वाला सब्जेक्ट है ये। अगर आपका एसएफएम अच्छा है, एसएफएम की कंसेप्चुअल क्लैरिटी पूरी है, तो आप इसको ले सकते हो, बट फिर भी आपको इसके ऊपर अलग से एफर्ट करना पड़ेगा। जैसे लीजिंग या फैक्टरिंग वाले चैप्टर्स हैं इस इलेक्टिव के अंदर, जो कि एसएफएम में नहीं है न्यू सिलेबस में, ठीक है। तो आपको ये चीज़ें थोड़ा सोचनी पड़ेगी कि यार इसमें एफर्ट और ज़्यादा लगेगा। आप सिलेबस देख सकते हो आईसीए की साइट पे, कुछ चैप्टर्स मैच करते हैं और काफ़ी चैप्टर्स मैच नहीं करते एसएफएम से, ठीक है। तो इसमें भी टाइम एंड एफर्ट वेरी हाई, कोचिंग रिक्वायरमेंट है, क्योंकि बहुत सारे चैप्टर्स हैं जो नए हैं, जो कि आपको कोई टीचर समझाएगा तभी समझ आएंगे, खुद से बहुत मुश्किल है समझना। सिमिलैरिटी एसएफएम से है ऑब्वियसली, 50-60% एसएफएम से सिमिलैरिटी है। भाई सिंगल ग्रुप दे रहे हैं तो मतलब सेकंड ग्रुप ही दे रहे हैं सिर्फ, तो क्या इसको चूज़ करें? मेरे हिसाब से नहीं। क्यों? क्योंकि एसएफएम वाला जो पोर्शन है, जो मैं कह रहा हूँ कि 50% एसएफएम से मैचिंग है, अगर आप बोथ ग्रुप्स दे रहे हो तो आप एसएफएम का पेपर प्रिपेयर करते टाइम वो 50% प्रिपेयर कर चुके हो, है ना। तो अब आपको वो 50% इलेक्टिव के लिए अलग से प्रिपेयर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, या थोड़ा हल्का फुल्का वो लास्ट डे पे रिवाइज करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप ग्रुप 1 पिछले अटेम्प्ट में दे चुके हो और अब की बार ग्रुप 2 देने वाले हो, तो आपको पूरा एसएफएम उठा के फिर से बढ़ना पड़ेगा और इतना टाइम नहीं होगा।
आप भाई आपके पास डीटी है, आईडीटी है, बड़े बड़े सब्जेक्ट्स हैं, कॉस्टिंग भी है, ठीक है, उनके बीच में आप एक ऑल टुगेदर एक बड़ा सब्जेक्ट क्यों उठाना चाह रहे हो? इसलिए मेरी मेरी ये रिकमेंडेशन है कि यार इसमें तो आपको, अगर आप बहुत ग्रुप दे रहे हो ना, तो ये वाला इलेक्टिव चूज करो। पेपर डिफिकल्टी कैसी है? मीडियम है, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट पेपर नहीं आता। अगर आपकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी है तो ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है। न्यूमेरिकल पेपर है, मोस्टली न्यूमेरिकल पेपर है, तो आपको अच्छे से हो जाएगा। एग्जाम्शन पॉसिबिलिटी वही, न्यूमेरिकल पेपर है तो एग्जाम्शन पॉसिबिलिटी भी हाई है। क्या आप ये, आपको ये आपके फ्यूचर प्लान्स के हिसाब से करना चाहिए भाई? अगर आप स्टॉक मार्केट आपको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट करता है, आप चाहते हो कि नहीं आपको वही फिर से चार्टर्ड अकाउंटेंट वाला ट्रेडिशनल काम नहीं करना, आपको इन्वेस्टमेंट रिलेटेड एडवाइस देनी है, तो आप इसको बिल्कुल कर सकते हो। आप इस पेपर को बिल्कुल चूज़ कर सकते हो, मेरे हिसाब से करना चाहिए अगर आपको स्टॉक मार्केट में इंटरेस्ट है तो। ठीक है, तीसरा पेपर है इंटरनेशनल टैक्सेशन, और इंटरनेशनल टैक्सेशन से ही रिलेटेड 8वां जो एनालिसिस का पॉइंट है, जो नीचे नोट में लिखा है वो भी है, तो मैं भी वो भी करवा देता हूँ। क्या इंटरनेशनल टैक्सेशन में आपका टाइम एंड एफर्ट लगेगा? भाई डायरेक्ट टैक्स में तो कुछ भी हो लगेगा, ठीक है, इंटरनेशनल टैक्सेशन में आपका टाइम एंड एफर्ट लगेगा, लेकिन बस फ़ायदा ये है कि आपका डीटी वाला 30% पोर्शन जो है इंटरनेशनल टैक्सेशन का, वही एडवांस लेवल का सिलेक्टिव में है, तो आपका बेस तो वहाँ पर तैयार हो जाएगा। हाँ, एडवांस के लिए आप, अब मैंने इसमें कोचिंग का लिख दिया है कि रिक्वायर्ड है, बट वो डिपेंड करता है कि आप कितने एफिशिएंट हो इंटरनेशनल टैक्सेशन में। मैं अच्छा नहीं हूँ इंटरनेशनल टैक्सेशन में, मैं टैक्सेशन में ऑल टू इतना अच्छा नहीं हूँ, इनकम टैक्स में। तो लेकिन आप लोग कैसी आपकी नॉलेज है, आपने कितना डिटेल में डीटी वाला पार्ट पढ़ा, अगर आपने अच्छे से पढ़ा है तो आप इसको खुद भी कर सकते हो। एफर्ट फिर भी लगेगा, क्योंकि केस स्टडीज बहुत बड़ी बड़ी हैं। जो पेपर हमारा डीटी वाला है ना, उसमें इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं आता, उसमें 5-7 लाइन का क्वेश्चन आता है, इसमें 4 पेज का क्वेश्चन आएगा आपके सामने। आप भूल जाओगे कि यार कौन कौन सी चीजें लगा दी इसने इसके अंदर। इसलिए आपको वो केस स्टडीज करते टाइम एफर्ट देना पड़ेगा। मीडियम मैंने इसलिए रखा है इसको, क्योंकि आपने डीटी वाले पेपर में आप पढ़ोगे। अच्छा, क्या किसी पेपर से सिमिलरिटी है? हाँ भाई, डीटी से सिमिलरिटी है। ये आप अगर बोथ ग्रुप दे रहे हो तो भी दे सकते हो, क्योंकि अब आपका डीटी भी सेकंड ग्रुप में ही है। तो अगर आप सिंगल ग्रुप सेकंड ग्रुप ही दे रहे हो सिर्फ, तो फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि आप डीटी पढ़ ही रहे होगे। ठीक है, पेपर डिफिकल्टी, हाँ भाई इसमें लेकिन पेपर बहुत डिफिकल्ट आता है, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट आता है इसके अंदर पेपर। वही जैसे मैंने बताया ना, 4 पेज की केस स्टडी है, आप बीच में खो जाओगे कि यार कौन सा सेक्शन, कौन सा, कहाँ इंटरेस्ट आ रहा है, कहाँ क्या चीज़ आ रही है, कौन सा सेक्शन इस पर लग रहा है, कौन सा नहीं लग रहा, कौन सा प्रोविजन लगाऊं, कौन सा केस लॉ लगाऊं, नहीं पता, भूल, आप कंफ्यूज हो जाओगे बीच में। 4 घंटे का पेपर है और लोगों का पेपर पूरा नहीं होता। इलेक्टिव 4 घंटे का होता है, ओपन बुक है, बुक साथ में, फिर भी पूरा नहीं होता। इसीलिए मैं कह रहा हूँ, ये मैं कम प्रेफर करता हूँ। हालांकि सब लोग इंटरनेशनल टैक्सेशन बोलते हैं, उसका रीज़न नीचे लिखा हुआ है। मैं कम प्रेफर करता हूँ क्योंकि पेपर मुश्किल आता है, और क्योंकि पेपर मुश्किल है, पेपर लेंथी है, पेपर पूरा ही नहीं हो रहा, तो एग्जाम्पशन तो क्या ही आएगी फिर। लेकिन अगर आपने आर्टिकलशिप करी टैक्सेशन में, या फिर आपका फ्यूचर प्लान है भाई, आपको लगता है कि आप जिस फर्म में आपने आर्टिकलशिप की वहाँ पर बहुत सारे फॉरेन क्लाइंट्स थे, और आपने बहुत अच्छे से उन चीज़ों को क्लोजली ऑब्जर्व किया, क्लोजली उन चीज़ों से डील करा है, तो बहुत अच्छा भी है। अगर मैं फ्यूचर प्लान्स के हिसाब से बोलूँ, आर्टिकलशिप स्टेटस, आपके आर्टिकलशिप बैकग्राउंड के हिसाब से बोलूँ, तो इंटरनेशनल टैक्सेशन इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी पॉपुलर सब्जेक्ट, और बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है आपको आपके करियर में। लेकिन वही मैं कह रहा हूँ फिर से, कि आपके पास टाइम है, क्या आप उतना एफर्ट लगा सकते हो, क्या आपको इंटरेस्ट है टैक्सेशन में? अगर नहीं है ना तो मत लो, मेरे हिसाब से तो मत लो। हाँ, अगर आप सिर्फ सेकंड ग्रुप दे रहे हो तो आपका कंपटीशन भाई इंटरनेशनल टैक्सेशन और रिस्क मैनेजमेंट में से कोई एक ले लो। मैं फिर भी एडवाइस करूंगा रिस्क मैनेजमेंट ले लो, क्योंकि सेकंड ग्रुप में इस जो 3 सब्जेक्ट हैं, कॉस्टिंग, डीटी, आईडीटी, उसमें सिर्फ डीटी से ही रिलेटेड इलेक्टिव है इंटरनेशनल टैक्सेशन। रिस्क मैनेजमेंट किसी से रिलेटेड नहीं है। अगर आप सिर्फ सेकंड ग्रुप दे रहे हो तो मेरी एडवाइस ये है कि आप इंटरनेशनल टैक्सेशन या रिस्क मैनेजमेंट में से कोई एक ले सकते हो। एफएससीएम, इकोनॉमिक लॉ, जीएफआरएस ना ही लो, और इन दोनों में से भी रिस्क मैनेजमेंट ले लो। ठीक है। हाँ, अब मैंने जो एक फैक्टर मैंने बोला था ना कि 8वां फैक्टर जो इंटरनेशनल टैक्सेशन के फेवर में जाता है और सब बोलते हैं, वो मैंने नीचे लिखा है, तो आप पढ़ लेना, मैं बोल देता हूँ। आपका पेपर 6 आपका इलेक्टिव है। मान लो आपने इंटरनेशनल टैक्सेशन ले लिया, पेपर 7 आपका डीटी है, और डीटी है ग्रंथ। डीटी को लास्ट डे, अगर एक दिन की छुट्टी है ना,
आपकी किस्मत अच्छी हुई, कोई त्यौहार आ गया, कुछ हो गया, 2-3 दिन छुट्टी मिल गई डीटी में तो अलग बात है, नहीं तो एक छुट्टी होती है नॉर्मली। अगर एक छुट्टी है पेपर में, आप रिवाइज ही नहीं कर पाओगे, 100% आप रिवाइज नहीं कर पाओगे। और डीटी में 70% पोर्शन तो डायरेक्ट टैक्स है, इनकम टैक्स का, और 30% पोर्शन है इंटरनेशनल टैक्सेशन का। बहुत बड़ा है, बहुत ही बड़ा है। आप अगर पढ़ रहे हो तो आपको समझ आ गया होगा, नहीं पढ़ रहे तो आप जब पढ़ोगे तब समझ आ जाएगा। और ये जो 30% पोर्शन है ना, इसका एडवांस इस पेपर 6 में, ये तो सारा है ही, इसके ऊपर से और चीज़ें भी हैं पेपर 6 में। तो आप पेपर 6 पहले देने वाले हो, और जब आप पेपर 6 दोगे तो आपका डीटी का 30% पोर्शन रिवाइज हो जाएगा, और बहुत अच्छे से रिवाइज हो जाएगा। तो जब आप डीटी का वो एक दिन की छुट्टी आएगी ना प्रिपेयर करने लोगों को, तो आपको सिर्फ 70% पोर्शन तैयार करना है। जो डायरेक्ट टैक्स वाला पोर्शन है वो तैयार करना है, इंटरनेशनल टैक्सेशन वाला नहीं करना। ठीक है, ये एक फैक्टर है जो इस सब्जेक्ट के फेवर में चला जाता है। और बहुत लोग एडवाइस करते हैं यार 7वां पेपर डीटी है, उसमें इंटरनेशनल टैक्सेशन है, ये तेरा पहले ही रिवाइज हो जाएगा, उसमें तेरे को करना नहीं पड़ेगा, वो सिर्फ डीटी वाला पोर्शन करते हैं बस। लेकिन पेपर की डिफिकल्टी वेरी हाई है, बस ध्यान रखना इस चीज़ का। अगर आपको ये फैक्टर इंपॉर्टेंट लग रहा है तो आप ले सकते हो ये वाला पेपर, बट ध्यान ये रखना कि आपको अभी से मेहनत शुरू करनी पड़ेगी। आप लास्ट में ये नहीं सोच सकते कि यार लास्ट में पेपर से 2 दिन पहले केस स्टडीज देख के चला जाऊंगा ना, क्या फ़र्क पड़ता है। बुक तो लेके ही जानी है साथ में, बुक काम ही नहीं आएगी, आपको समझ ही नहीं आएगा बुक में ढूंढूंगा। क्वेश्चन समझ आएगा तो बुक में से ढूंढोगे ना, क्वेश्चन ही नहीं समझ आएगा। ठीक है, अगर हाँ मतलब ये नहीं कह रहा हूँ मैं कि बिल्कुल समझ ही नहीं आएगा, अगर आप अभी से मेहनत कर लोगे तो समझ आ जाएगा, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। अगर हाँ बिल्कुल आप लास्ट डे एकदम सोचोगे एक दिन में मैं उठा के देख लूँगा, तो नहीं समझ आएगा। अभी से मेहनत करोगे, साथ साथ इंटरनेशनल टैक्सेशन के साथ साथ इस वाले को भी, जो डीटी पेपर 7 का जो इंटरनेशनल टैक्सेशन है उसके साथ साथ इसको पढ़ते रहोगे ना, हो जाएगा। अच्छा, इकोनॉमिक लॉज यार इकोनॉमिक लॉज में भी ना पॉसिबल एफर्ट जो है वो बहुत चाहिए। क्यों? आपके सिलेबस में आई थिंक 6 या 7 एक्ट्स हैं इकोनॉमिक लॉज के, जिसमें से जो 3 एक्ट्स हैं वो आपने अपने पेपर जो एक कॉरपोरेट लॉ वाला है उसके अंदर आपने ये 3 एक्ट्स पढ़े हैं। आपने इन 3 एक्ट्स को भी 100% यहाँ पर नहीं पढ़ा है। आपने कुछ कोई एक्ट 60% पढ़ा होगा, कोई 50 पढ़ा होगा, कोई 80 पढ़ा होगा। और ये 3 एक्ट्स इस इलेक्टिव में पूरे 100% है। जैसे आईबीसी है, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड है, आपके कॉर्पोरेट एंड अदर लॉज में भी वो है, लेकिन पूरा नहीं है, लेकिन आपके इलेक्टिव में पूरा है। तो मतलब कि आपको 3 या 4 एक्ट तो ऑल टुगेदर नहीं पढ़ने पड़ेंगे। शायद बेनामी प्रॉपर्टीज एक्ट है अलग वाला जो है, और मेरे को ध्यान नहीं, 1-2 और हैं। मैच आपके कौन कौन से करते हैं? फेमा करता है, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, और पता नहीं एक और था, मैं भूल गया। ठीक है, एक ही है, आईबीसी है। तो अच्छा हाँ, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग है तीसरा। तो ये 3 एक्ट आपके मैच ज़रूर करते हैं, बट आपके कॉर्पोरेट लॉ में उनका पोर्शन कम है, इलेक्टिव में ज़्यादा है। और 3 या 4 अलग से एक्ट हैं जो ऑल टुगेदर बिल्कुल नहीं है, जिनका कोई लेना देना ही नहीं है। बेनामी प्रॉपर्टीज एक्ट आपने पढ़ा ही नहीं, आपको पता ही नहीं क्या है। तो उनको समझने के लिए या तो आप अभी से सेल्फ स्टडी शुरू कर दो, या फिर आपको कोचिंग लेनी पड़ेगी, और आपको उन 3 या 4 एक्ट्स के ऊपर बहुत ज़्यादा एफर्ट करना पड़ेगा। इसलिए मैंने लिखा है सेल्फ आप कर सकते हो अगर आपके पास टाइम है तो। इस पेपर से सिमिलैरिटी है कॉर्पोरेट एंड अदर लॉज। प्रेफर वही करूंगा कि दोनों ग्रुप दे रहे हो तो ही करो, क्योंकि आपके ग्रुप 1 में कॉर्पोरेट लॉ है और उसके अंदर आपका आईबीसी, फेमा और पीएमएलए, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, ये कुछ पोर्शन रिवाइज हो जाएगा, ताकि जब आप इलेक्टिव करने जाओगे तो आपका इतना पोर्शन रिवाइज ऑलरेडी हो चुका होगा, क्योंकि आप उसका पेपर दे चुके होगे। और जो बचा हुआ पोर्शन होगा वो इलेक्टिव से जो एक दिन पहले छुट्टी है उसमें रिवाइज करोगे। ठीक है, हाँ, लेकिन अगर आप सिर्फ सेकंड ग्रुप दे रहे हो, फिर वही बात कि आपको वो वाला पोर्शन आपका टच बिल्कुल हट चुका होगा, तो आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। अच्छा जी, पेपर डिफिकल्टी मीडियम है। अगर आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी है तो मुझे नहीं लगता कि कोई खास प्रॉब्लम, बुक है ऑलरेडी आपके पास, अगर आप क्वेश्चन को देख के समझ भी जाओगे कि इसमें क्या प्रॉब्लम है, और बुक है तो खोल के लिख लोगे। मीडियम का भी ना, मीडियम भी मैंने शायद ज़्यादा लिख दिया, थोड़ा ईजी की तरफ है। ठीक है, लेकिन एग्जाम्शन पॉसिबिलिटी यार, क्योंकि थ्योरी सब्जेक्ट है ना, थ्योरी सब्जेक्ट है, हालांकि काफ़ी तो एमसीक्यू पोर्शन ही है। तो एग्जाम्शन अगर आपकी थ्योरी अच्छी है और आप पेपर में आप स्पीड मेंटेन कर सकते हो, और पेपर में अगर आप अच्छे से आंसर ढूंढ के वो लैंग्वेज को ढंग से लिख सकते हो, ढंग से एनालाइज कर सकते हो, तो एग्जाम्शन के चांसेस हाई भी हैं, ऐसी बात नहीं है। बट
थोड़ा सा काफ़ी बच्चे ना थ्योरी में अनकंफर्टेबल रहते हैं। उनको क्या वो लगते हैं यार अकाउंट्स करा लो, कॉस्टिंग करा लो, एफएम करा लो, हम 70-75 ले आएंगे, लेकिन थ्योरी नहीं समझ आती, लिखें क्या। ऐसे बच्चों के लिए मैंने लिखा है कि लो एंड मीडियम है, लेकिन जिनको थ्योरी पसंद है, जो लोग थ्योरी में अच्छे हैं, वो लोग इसमें एग्जाम्पशन बहुत आसानी से स्कोर कर सकते हैं। ठीक है। हाँ, सातवां, आपका बैकग्राउंड क्या है भाई। अगर आप साथ में कंपनी सेक्रेटरीज का कोर्स कर रहे हो तो आप इसको ले लो, क्योंकि आपके जो बचे हुए 2-3 एक्ट है ना, वो आपके सीएस के सिलेबस में है। अगर आप सीएस नहीं कर रहे हो, आप सिर्फ सीए कर रहे हो, तो हो सकता है कि यार आपके लिए ये बर्डन हो जाए। आप इस सब्जेक्ट को चूज कर लो और आपके लिए बर्डन हो जाए, क्योंकि वो 3 या 4 एक्ट आपके बिल्कुल अनरिलेटेड हैं सिलेबस से, और वो आपको करने पड़ेंगे, और आपको उसकी कोई अंडरस्टैंडिंग पहले से है नहीं, कोचिंग लेनी पड़ जाएगी। तो वही मैं कह रहा हूँ, अगर आप सीएस साथ में कर रहे हो तो आप इसको ले सकते हो। अगर आप सीएस नहीं कर रहे हो तो मेरे ख्याल से इस सब्जेक्ट को आप अवॉइड करो, अनलेस कि आपको लॉ बहुत पसंद है। अगर आपको लॉ लॉ बहुत ज़्यादा पसंद है, आपको मज़ा आता है पढ़ने में, आप फ्यूचर में भी इसी से रिलेटेड काम करना चाहते हो, तो फिर आप इसको ले सकते हो ऑब्वियसली। ठीक है, बट मेरे ख्याल से अभी भी मैं कहूँगा कि अगर आप बोथ ग्रुप दे रहे हो, मैंने बताया ना कि ये बोथ ग्रुप वाला सब्जेक्ट है, अगर आप बोथ ग्रुप दे रहे हो तो आपके पास ऑप्शंस कौन कौन से हैं? एफएससीएम, इकोनॉमिक लॉज, जीएफआरएस और केस स्टडीज। जीएफआरएस ले लो। अभी भी ये बोल रहा हूँ जीएफआरएस क्यों ले लो अभी बता दूंगा, लेकिन ठीक है, मतलब इकोनॉमिक लॉज आपकी मर्जी है। हाँ, अब बारी है जीएफआरएस की, जो मैंने दिया था, और मेरे सेंटर पे कम से कम कितने बच्चे होंगे, 100-150 बच्चे तो होंगे ही, हर सेंटर पे होते ही हैं। सिर्फ 2 बच्चे थे हमने जिन्होंने जीएफआरएस लिया हुआ। अभी मैं किसी टेलीग्राम चैनल पे भी कल देख रहा था, वोटिंग उन्होंने चला रखी थी कि भाई किस बच्चे ने कौन सा इलेक्टिव लिया, उसमें शायद 3 या 4% बच्चों ने ही जीएफआरएस लिया हुआ था। मैक्सिमम लोग या तो इकोनॉमिक लॉस में जा रहे थे या फिर इंटरनेशनल टैक्सेशन में जा रहे थे, जीएफआरएस नहीं ले रहे थे। मुझे नहीं समझ आता क्यों। जीएफआरएस में आपको कोचिंग की कोई जरूरत नहीं है, शायद मिलेगी भी नहीं आपको कहीं कोचिंग। आप अगर आपने एफआर तो करना ही है, और एफआर आई एम श्योर कि आप लोगों ने, मैक्सिमम लोगों ने कोचिंग ली होगी और बहुत अच्छे टीचर से ही ली होगी, बहुत डिटेल में ही करा होगा एफआर। एफआर में जो इंडेस है, इस जीएफआरएस का ना मटेरियल प्रिंट करवा लो, आईसीआई के पोर्टल पे है, पूरा मटेरियल प्रिंट करा के एक ही वो बाइंडिंग बना लो। इंडेस उठाया, उसके साथ में जीएफआरएस। अरे भाई, इंड एएस अगर मान लो एक इंड एएस में 20 पॉइंट्स है ना, कोई 1 या 2 पॉइंट पे जीएफआरएस आपका आईएफआरएस या फिर आपके यूएस गैप डिफर कर रहे होंगे, किसी 1 या 2 पॉइंट पे मुश्किल से, बाकी सब सेम है। मैं आपको ये बोल सकता हूँ, मैंने जीएफआरएस का पेपर दिए, अगर मैं उस दिन वो किताबें ना भी लेके जाता ना, मैं सिर्फ एफआर पढ़ के चला जाता, तो भी मैं एग्जाम्पशन ले आता, क्योंकि बहुत सारा पोर्शन ऐसा था जो कि जीएफआरएस भाई सेम है ना। जब 18, मैं वही कह रहा हूँ, 20 में से 18-19 पॉइंट अगर सेम है तो पेपर भी तो सेम सा ही बन के आएगा। जो 1 पॉइंट का डिफरेंस है वो आप रीड कर लो साथ साथ, जो इंडेस उठाया उसके साथ का आईएफआरएस, उसके साथ का यूएस गैप, देख लो भी क्या डिफरेंस है, समझ आ जाएगा, कुछ भी नहीं है, बड़ा आसान है। और साथ में केस स्टडीज कर लो। सबसे कम एफर्ट मुझे लगता है कि आपको जीएफआरएस में लगेगा, बट फर्क बस एक जगह ये सब्जेक्ट मार खा जाता है, अगर आप अलग अलग करके ग्रुप दे रहे हो तो। अगर आप बहुत ग्रुप दे रहे हो तो बहुत अच्छा है, क्योंकि एफआर की तैयारी नॉर्मली बच्चों की अच्छी होती है, पहला पेपर होता है तो लोग जोर लगा देते हैं। वैसे आप जीएफआरएस बड़े आसानी से कर सकते हो, आपका एफर्ट बहुत कम लगेगा। इंड एएस करा, साथ में इसको रख लिया, 1 पॉइंट है, कोई 1 या 2 इंड एएस होंगे जिनमें 4-5 पॉइंट का डिफरेंस होगा, नहीं तो सब में 1-1 है, किसी में तो है भी नहीं। समझ रहे हो, साथ साथ हो जाएंगे, बड़े आसानी से हो जाएंगे। अच्छा, टाइम एंड एफर्ट इसमें मैंने बताया कि लो है, साथ साथ हो जाएगा। नॉट रिक्वायर्ड कोचिंग, एफआर जैसा सिमिलर है। प्रेफर्ड इफ अपियरिंग फॉर बोथ ग्रुप्स, क्योंकि फिर वही सेकंड ग्रुप अगर आप अकेले दे रहे हो, एफआर से टच छूट जाता है। पेपर आसान ही था, बड़ा आसान पेपर आया था, एग्जाम्पशन के चांसेस बहुत हाई हैं। ठीक है, आर्टिकलशिप बैकग्राउंड यार देखो, अगर आपने स्टैट ऑडिट करी है, रिसेंटली करी है या अभी कर रहे हो, तो आप अकाउंटिंग तो देख चेक करोगे ही, तो आप इंड एएस काफ़ी हद तक प्रैक्टिकली कर ही लोगे। इन फ्यूचर भी अगर आपको इंड एएस रिलेटेड, अकाउंटिंग रिलेटेड फील्ड में ही काम करना है, अगर आपको जॉब मिल रही है किसी फाइनेंस डिपार्टमेंट में और आपको अकाउंटिंग देखनी है वहाँ पर जाकर, तो आपके लिए बहुत अच्छा है सब्जेक्ट। ठीक है। हाँ, अब आया केस स्टडी। इसका पूरा नाम मल्टी डिसिप्लिनरी केस स्टडी है। इसका जो क्वेश्चन है ना, आपके जो बाकी 6-7 सब्जेक्ट हैं सबका मिक्स होके आता है, कोई एक एक सब्जेक्ट नहीं है, सबका मिक्स होके आता है। तो मैंने इसमें टाइम एंड एफर्ट लो क्यों लिखा, क्योंकि आपको इस सब्जेक्ट को अलग से उठा के देखने की जरूरत नहीं है, इसका कोई सिलेबस नहीं है।
आपने अगर बाकी 7 सब्जेक्ट अच्छे से पढ़े हैं तो ये आपका हो जाएगा, ठीक है। कोचिंग की भी कोई ज़रूरत नहीं है इसमें, कोचिंग की क्या ज़रूरत होगी भाई, बाकी 7 के लिए तो रखी है, इसकी अलग से कोई कोचिंग की ज़रूरत नहीं है। क्या सिमिलैरिटी टू अदर पेपर्स है, सबके साथ सिमिलैरिटी है। आप केस स्टडी निकाल के देखो, उसमें एफआर का पॉइंट भी होगा, उसमें इनकम टैक्स का पॉइंट भी होगा, उसमें जीएसटी का पॉइंट भी आ जाएगा, ठीक है। प्रेफर कब करें, वही फिर बोथ ग्रुप्स। क्यों? क्योंकि अगर आप केस स्टडी वाला पेपर दे रहे हो और आपने ग्रुप 1 ऑलरेडी दे दिया है तो आपका एफआर, एसएफएम, लॉ और ऑडिट वाला पोर्शन वीक हो चुका होगा थोड़ा सा, और आपको इसके लिए तो चारों रिवाइज करने पड़ेंगे। जीएफआरएस में तो फिर भी सिर्फ एफआर रिवाइज करना पड़ेगा अगर आपने सेकंड ग्रुप देना है सिर्फ, और फर्स्ट ग्रुप आप दे चुके हो लेकिन आप फिर भी जीएफआरएस दे रहे हो तो आपको सिर्फ एफआर रिवाइज करना है, या इकोनॉमिक लॉस करना है तो आपको सिर्फ कॉर्पोरेट लॉ रिवाइज करना है, लेकिन अगर आपको केस स्टडी लेनी है तो आपको चारों रिवाइज करने पड़ेंगे, ठीक है। तो इसको तो पक्का ही तभी लेना जब बोथ ग्रुप दे रहे हो। पेपर डिफिकल्टी डिपेंड करता है यार, देखो मीडियम हाई क्यों लिखी है मैंने, क्योंकि किसी भी बच्चे के सातों सब्जेक्ट अच्छे नहीं होते, आपके 1, 2, 3 सब्जेक्ट अच्छे होंगे। आर्टिकलशिप अगर आपने ऐसी फर्म से करी है जहाँ पर आपने हर तरह का काम किया, जो कि बहुत ही मुश्किल है, आपने हर तरह का काम किया होगा लेकिन फिर भी मान लेते हैं कि है, तो हो सकता है कि आपके अच्छे हों, लेकिन सातों सब्जेक्ट अच्छे होना बहुत मुश्किल है। यहाँ पेपर की डिफिकल्टी पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं कह रहा मैं, आपके पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहा हूँ कि आपको पेपर डिफिकल्ट लग सकता है, क्योंकि ये मिक्सचर है। हो सकता है कि आपका कोई एक सब्जेक्ट अच्छा ना हो और आप वो वैसा पॉइंट कुछ पेपर में आ जाए, क्वेश्चन में आ जाए और आप उसमें कंफ्यूज हो जाओ, इसलिए मैंने इसको मीडियम एंड हाई दिया। अगर आपके सातों सब्जेक्ट अच्छे हैं तो इसमें पेपर में ऐसा कुछ नहीं है, कुछ बड़ी बात नहीं है, ठीक है, आसान ही पेपर आता है। लेकिन बस हाँ वही है कि आपके सातों सब्जेक्ट अच्छे होने चाहिए और डिटेल में पूरे अच्छे होने चाहिए, ठीक है। एग्जामेशन पॉसिबिलिटी क्या है, हाँ केस स्टडी को शायद सबसे कम वोट मिले थे, जो मैं टेलीग्राम पे बता रहा था ना आपको, वोटिंग सबसे कम शायद केस स्टडी को मिले थे, बहुत बहुत ही कम बच्चे केस स्टडी लेते हैं। उसका रीज़न यही है कि सारे सब्जेक्ट का मिक्सचर है। मैंने अभी ध्यान दिया एग्जामेशन की स्पेलिंग गलत लिखी हुई है हमने, बताओ एग्जामेशन पॉसिबिलिटी क्या है इसमें, फिर वही चीज़, क्योंकि आपकी पेपर डिफिकल्टी आपके हिसाब से ज़्यादा हो जाएगी तो हो सकता है कि आपकी एग्जामेशन भी रह जाए, एग्जामेशन के चांसेस कम हो जाएं। क्यों? वही सातों आठों सब्जेक्ट के पॉइंट्स मिक्स होकर आएंगे, आप कहीं कंफ्यूज होकर आंसर गलत ना लिखो, और आपका मटेरियल भी हो सकता है बहुत ज़्यादा, साथ में किताबें सारे सब्जेक्ट की उठा के लेके जानी पड़ जाए, इसलिए। और हाँ, इसलिए मैं रिकमेंड करूँगा कि केस स्टडीज़ वाला आप ना ही लो तो अच्छा है, अनलेस कि आपका आर्टिकलशिप का बैकग्राउंड वैसा है, या फिर आपका फ्यूचर प्लान ये है कि यार मेरे को तो मल्टी डिसिप्लिनरी हर तरह की कंसल्टेंसी देनी है, मुझे इनकम टैक्स का काम भी करना है, मुझे ऑडिट का काम भी करना है, मुझे स्टैट ऑडिट भी करनी है, मुझे इंटरनल ऑडिट भी करनी है, मुझे अकाउंट्स का काम भी करना है, तो फिर आप ये सब्जेक्ट ले सकते हो, क्योंकि इंटरलिंकिंग बहुत ज़्यादा है ना यार। अगर आप इनकम टैक्स काम भी कर रहे हो तो भी आपको अकाउंटिंग की नॉलेज होना ज़रूरी है, आपको जीएसटी की नॉलेज होना ज़रूरी है, नो डाउट। प्रैक्टिकली करते टाइम आपका कोई 1, 2, 3 पॉइंट कोई सिमिलर से बीच में आएंगे, लेकिन जब आप पेपर के लिए तैयार करो तो आपको सारा पढ़ना पड़ेगा, समझ रहे हो। अगर फिर से बोल देता हूँ कि अगर आपने डायरेक्ट टैक्स में आर्टिकलशिप की है तो डायरेक्ट टैक्स का काम करते टाइम आपको बहुत बार प्रॉब्लम आई होगी कि यार इसकी अगर मैं ये एडवाइस करता हूँ क्लाइंट को तो जीएसटी की इंप्लीकेशन क्या है इसमें, या मैं अकाउंटिंग ऐसे करूँगा तो इनकम टैक्स की क्या इंप्लीकेशन आ रही है इसमें, या फिर जीएसटी की क्या इंप्लीकेशन आ रही है। नो डाउट ऐसा होता है, स्टैट ऑडिट में भी होगा। स्टैट ऑडिट भी जब आप कर रहे होगे तो आपको इनकम टैक्स के प्रोविजंस भी देखने पड़ेंगे, आपको जीएसटी के प्रोविजंस भी देखने पड़ेंगे, समझ रहे हो। बट वो दैट इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम एग्जाम। एग्जाम के लास्ट पे बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है कि सब कुछ दिमाग में हो, ठीक है, अनलेस कि आपने अगर 2.5 साल सब पूरा इस तरीके से आर्टिकलशिप करिए कि सारे सब्जेक्ट पूरे पूरे कवर हो गए, जो कि नहीं हुए होंगे, अगर हो गए तो आप इस सिलेक्टिव को ले लो, अदरवाइज मत लो, ठीक है। तो यार ये मेरा एनालिसिस था, अगर आपको पसंद आया तो इसको शेयर करना। मेरी एडवाइस फाइनल, अगर आप सिर्फ सेकंड ग्रुप दे रहे हो तो आप इंटरनेशनल टैक्सेशन या रिस्क मैनेजमेंट में से कोई एक सब्जेक्ट ले सकते हो। मेरा पलड़ा थोड़ा रिस्क मैनेजमेंट की तरफ भारी गया, अगर आपका टैक्सेशन अच्छा है तो आप इंटरनेशनल टैक्सेशन ले लो। अगर आप बोथ ग्रुप देना चाह रहे हो तो आपके पास 4 ऑप्शन इनफैक्ट, एफएससीएम, इकोनॉमिक लॉस, जीएफआरएस और आपका केस स्टडी। चारों में से मेरी एडवाइस है कि जीएफआरएस लो। अगर आपको स्टॉक मार्केट में इंटरेस्ट है तो एफएससीएम ले लेना, कोचिंग लेनी पड़ेगी। अगर आपको लॉ में इंटरेस्ट है तो इकोनॉमिक लॉस ले लेना, कोचिंग लेनी पड़ भी सकती है, सेल्फ भी कर सकते हो। और अगर आपको सब में इंटरेस्ट है तो भाई केस स्टडी ले लेना, लेकिन मेरी एडवाइस है फाइनल की जीएफआरएस। सेकेंड ग्रुप लेना है तो रिस्क मैनेजमेंट, बोथ ग्रुप लेने हैं तो जीएफआरएस, ठीक है जी। थैंक यू सो मच, प्लीज़ यार शेयर करना।
अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू सो मच।